हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर संगीता पाल और आप देख रहे हैं मेरे चैनल आयु क्रेजी ट्रिक्स को। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि रस शास्त्र पीजी थर्ड ईयर का सिलेबस कितना वास्ट है, तो इसी कड़ी में हम स्टार्ट करने वाले हैं रस शास्त्र के टॉपिक वाइज सीरीज़ को डिस्कस करना डीपली एंड थॉरोली। तो इसी कड़ी में आज हम जिस पे बात करने वाले हैं और रस शास्त्र पीजी थर्ड ईयर के सिलेबस के फर्स्ट पॉइंट के बारे में। तो इसमें जो आप सबसे पहले बात करेंगे वो रस शब्द की निष्पत्ति। रस शब्द का प्रयोग विभिन्न रस ग्रंथों में भिन्न भिन्न प्रकार से किया गया है, जिसमें ऋग्वेद में पेय, जल, सार आदि से, मनुस्मृति में मदिरा से, वृक्ष के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इसे सार के रूप में ग्रहण किया जाता है, इक्षु रस के रूप में ग्रहण किया जाता है। फिर वैशेषिक दर्शन में 6 प्रकार के रस का वर्णन किया गया है: स्वादु, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। फिर रस ग्रंथों में या रस शास्त्रीय ग्रंथों में रस शब्द से पारक का ही ग्रहण करते हैं। व्याकरण में रस शब्द की व्युत्पत्ति तो वैसे तो कई प्रकार की बताई गई है, परंतु यहाँ पे 2 ही प्रकार की व्युत्पत्ति का वर्णन किया गया है। पहला रस आस्वादते इति रस, दूसरा रसति रसयति व रसा। फिर उसके बाद रस शास्त्रीय ग्रंथों में रस को निम्न रूप से वर्णित किया गया है। पहला रसेश्वर दर्शन, जिसमें बताया गया है कि मम देह रसो व यस्मात् तस्मात् इति रस, यानी भगवान शिव कहते हैं कि मेरा शरीर रस है, यानी यही रस है। ये रसेश्वर दर्शन में इसको परिभाषित किया गया है। फिर उसके बाद आता है रस रत्न समुच्चय के 1/77 नंबर श्लोक में बताया गया है रसनात् सर्व धातु नाम रस इति भिद्यते, यानी कि जहाँ पर सभी धातुएं आत्मसात की जाती हैं उसे रस कहते हैं। यहीं पे दूसरी डेफिनेशन बताई गई है कि जरा मृत्यु रोग नाशनात् व रसो, यानी जहाँ पर जरा मृत्यु रोग का नाश होता है वही रस होता है। फिर उसके बाद इसकी परिभाषा, रस शास्त्र एक ऐसी विधा है जहाँ पर पारस संबंधित रखने वाले अन्य द्रव्य यानी रस, उपरस, महारस, लौह वर्ग, विष वर्ग, अब इनमें काम आने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरण यानी कि शोधन उपकर्म यानी शोधन, मर्दन, मूर्छन, उत्थापन, पातन आदि क्रियाओं में उत्पन्न होने वाले सहायक उपकरण के बारे में, यानी कि पुट, यंत्र, मूसा आदि का वर्णन हो, और इसके साथ ही इनका प्रयोग चिकित्सीय प्रयोग एवं रसायन गुण के बारे में जहाँ जिस शास्त्र में बताया जाता है उसे रस शास्त्र कहते हैं। रस शास्त्र की डेफिनेशन रस समुच्चय में इस प्रकार बताई गई है: रस उपरस लोहानी यंत्रादि करणानि च शुद्धि अर्थमी लोहानाम तंत्रादि करणानि च शुद्धि सत्वम द्रुति भस्मीकरण च प्रवक्षते, यानी रस उपरस लोह आदि यंत्र आदि का, लोह आदि के शोधन का, फिर उसके बाद सत्वपातन का, द्रुति का, भस्म का वर्णन जहाँ करते हैं उसे रस शास्त्र कहते हैं। फिर रस शास्त्र की परिभाषा रस रत्न समुच्चय के 28वें चैप्टर 28/2 नंबर श्लोक में बताया गया है: लोहमृतम कंद विषम श्रुतम चैति निगद्यते, यानी कि जो लोह है, कंद विष है, श्रुत शब्द से रस को ग्रहण करना चाहिए। फिर आता है रस शास्त्र का उद्देश्य। रस शास्त्र के ऐसे मनुष्य जो कि लोक और परलोक में अपनी भलाई चाहते हैं वो 3 प्रकार की याचनाएं करते हैं। पहला प्राण याचना, दूसरा धन याचना, तीसरा परलोक याचना। प्राण याचना, सर्वप्रथम प्राण याचना के बारे में बताया गया है। इसमें हमेशा अब मनुष्य को अपने प्राण की रक्षा हेतु तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि प्राण के नष्ट हो जाने पर जीवन का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। दूसरा नंबर पे आता है धन याचना। जीवन व्यापन हेतु धन की आवश्यकता होती है, इसलिए हमेशा दूसरे नंबर पे इसको धन याचना को रखा गया है। और आचार्यों चरक ने भी इन्हें धन याचना की प्राप्ति हेतु साधन बताए गए हैं, जो कि है भिक्षा, दूसरा है नृप सेवा, तीसरा है कृषि कार्य, चौथा वाणिज्य आदि से धन की प्राप्ति के साधन बताए गए हैं। फिर उसके बाद प्राण याचना, धन याचना के पश्चात आता है परलोक याचना। परलोक याचना से यानी कि पुनर्जन्म का ग्रहण किया जाता है। आचार्य चरक ने पुनर्जन्म की प्राप्ति हेतु मोक्ष का भी वर्णन किया गया है। रस शास्त्र के आचार्यों ने इसी उद्देश्य के कारण स्थिर देह से शरीर को अभ्यास से मोक्ष हेतु रस विद्या का आविष्कार किया है। अब जानते हैं रस शास्त्र का विकास क्रम। रस शास्त्र के विकास क्रम को निम्न कालखंड के अंतर्गत वर्णित किया गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है वैदिक एवं संहिता काल, तीसरा है माध्यमिक काल, चौथा है तांत्रिक काल और पांचवा है इलेक्ट्रोकेमिकल काल। प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड, जो कि 4000 BC से लेकर के 1500 BC तक होता है। फिर वैदिक एवं संहिता काल, जो कि 1200 से लेकर के 800 AD तक। इसमें से जो पहला है वो है
प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन की दृष्टि से भी इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला हड़प्पा के पूर्व का काल, दूसरा हड़प्पा यानी सिंधु सभ्यता का काल। पहला आ जाता है हड़प्पा के पूर्व का काल, जिसे कांस्य के पूर्व का काल भी कहा जाता है। इसे जोहवा, अमीरनली, कुली, क्वेटा आदि नाम से भी जाना जाता था। इस काल में निम्न रासायनिक प्रक्रियाओं का ज्ञान था। पहला, बर्तनों पर 1 या 2 रंग से पुताई की जाती थी। दूसरा, कांस्य से ताम्र का निष्कासन किया जाता था। फिर ताम्र के बर्तनों का वर्णन बताया गया है। फिर उसके बाद तीसरा, एज़ेप्टे लैपिस लैजुली से बने बीड्स का भी प्रयोग बताया गया है। फिर दूसरे नंबर पे आता है सिंधु घाटी की सभ्यता। इसे कांस्य का युग भी कहा जाता है और इसमें शस्त्र, औजार, उपकरण आदि कांस्य या ताम्र धातु से निर्मित किए जाते थे। इस काल के मनुष्य को निम्न रसशास्त्रीय द्रव्यों का ज्ञान था। पहला, ताम्र का या कांस्य का, दूसरा स्वर्ण या रजत के आभूषणों का, तीसरा हाथीदांत, जेडाइट, स्फटिक, चूना का, क्ले, क्रूसिबल, मूसा आदि का इस काल में ज्ञान था। अब दूसरी बात करते हैं यानी वैदिक काल एवं संहिता काल। तो वेदों में धातुओं का वर्णन बहुतायत से मिलता है। इसका वर्णन स्पष्ट रूप से प्रमाण में मिलता है। ऋग्वेद में स्वर्ण, रजत, ताम्र का वर्णन मिलता है। स्वर्ण से आभूषण का, कांस्य से बर्तन, औजार बनाने का, परंतु यहाँ पे लौह शब्द का वर्णन नहीं मिलता है ऋग्वेद में। लेकिन कुछ विद्वानों ने लौह शब्द को अयस्क शब्द से ग्रहण किया हुआ है। लौह शब्द के अर्थ को ब्राह्मण तथा उपनिषद काल में निम्न रूप से बताया गया है। एक कृष्णायस, एक है रक्तायस। रक्तायस से ताम्र धातु का और कृष्णायस से लौह धातु का ग्रहण किया गया है। फिर यही बात करें यजुर्वेद में, यजुर्वेद में भी निम्न धातुओं का वर्णन मिलता है यानी हिरण्य से सोने का, शाम से ताम्र का, आयस से लोहे का, शीशा और त्रपु से वंग का ग्रहण मिलता है। फिर उसके बाद करें चरक संहिता। चरक संहिता में विभिन्न प्रकार के द्रव्य यथा स्वर्ण, रजत, ताम्र, फिर हड़ताल, मनहशिला आदि का वर्णन मिलता है तथा इनके अन्य धातु से बने बस्ती नृत्य का निर्माण भी धातुओं से किया जाता है। और उल्लेखनीय है कि उपयुक्त प्रमाण में जो द्रव्य मिलते हैं उनका पारदीय प्रक्रियाओं में उल्लेख रसशास्त्रों में भी मिलता है। तो इनमें दो बात। अब बात करें चरक संहिता में कहाँ क्या क्या वर्णन है। तो चरक संहिता में विभिन्न द्रव्य यथा स्वर्ण, रजत, ताम्र, रत्न, प्रवाल, वैदुर्य, हड़ताल, मनहशिला इनका प्रयोग, फिर उसके साथ ही अन्य धातु का बस्ती नृत्य के निर्माण में इन सब का चिकित्सीय प्रयोग का वर्णन चरक संहिता में मिलता है। इसके साथ ही ये उल्लेखनीय है कि उपयुक्त द्रव्यों का प्रयोग पारदीय प्रक्रियाओं में एवं इसका यूज़ जो है चिकित्सीय प्रयोग रसशास्त्र में इसका वर्णन मिलता है। उपयुक्त वर्णन से दो प्रमुख बातें, महत्वपूर्ण बातें ये बताती हैं कि रसशास्त्र के विभिन्न द्रव्यों का वर्णन यहाँ पे आया है। फिर दूसरा यहाँ पर इनके स्वरूप का भी वर्णन आया यानी डोजेस फॉर्म का भी वर्णन आया है। फिर उसके बाद चरक संहिता में स्वर्ण, रजत, ताम्र, मणि, धातु वर्ग आदि को पार्थिव द्रव्य में रखा गया है। फिर उसके बाद चरक संहिता में विभिन्न रसशास्त्रीय द्रव्यों को निम्न तालिका के रूप में दर्शाया गया है, जिसमें से महारस में माक्षिक, शिलाजतु, अमृता संघ का वर्णन आया है। उपरस में गंधस, गैरी, काशिश, तालशिला, अंजना में इनका वर्णन आया है। ऐसे ही सैंधव, लवण वर्ग में बताया गया है। अब बात करें सुश्रुत संहिता में। सुश्रुत संहिता के 38 अध्याय में उशक आदिगण, तपो आदिगण इन सब में वर्णन आया है। उशक आदिगण में शिलाजतु, हिंगू, काशिश के 2 भेद इनका वर्णन आया है। प्रेम आदिगण में श्रोतांजन इनका यूज आया हुआ है। अब बात करें अष्टांग हृदय की। बात करें अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय की। तो अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह में सुश्रुत संहिता, चरक संहिता के सदृश ही यहाँ पर भी अन्य द्रव्यों का वर्णन मिलता है, जिसमें से भी खनिज द्रव्य यानी कि स्वर्ण, रजत, ताम्र, धातु आदि वर्ग का वर्णन मिलता है। लेकिन यहाँ पर पारद शब्द का इतना बहुतायत से वर्णन नहीं मिलता है, बट यहाँ पे कहीं कहीं पे पारद को रसोत्तम शब्द से उल्लेख मिलता है। अब बात करें माध्यमिक काल। इस काल के दौरान रसशास्त्र का जो विकास क्रम है वो वृंद तथा चक्रदत्त में वर्णित साहित्य में उपलब्ध होता है। वृंद में बाह्य प्रयोग के योग में पारद का उल्लेख मिलता है। परपट्टी में ताम्र पारद गंधक से निर्मित परपट्टी का उल्लेख मिलता है। चक्रदत्त में परपट्टी का अंतः प्रयोग मिलता है। लौह के मारण तथा ताम्र के मारण का वर्णन भी इसी ग्रंथ में प्राप्त होता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं तांत्रिक काल। इस काल में रसशास्त्र का विकास क्रम नागार्जुन रचित कक्ष, पुट, रसेंद्र मंगल और रसार्णव, रसेंद्र चूड़ामणि
रस प्रकाश सुधाकर, रस हृदय तंत्र में विकास के कर्म का वर्णन मिलता है। फिर उसके बाद हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल काल। इस काल में रस शास्त्र के विकास, रस रत्न समुच्चय के बाद रसिंद्र चूड़ामणि, सारंगधर संहिता, रस सार नित्यनाथ रचित रस रत्नाकार में वर्णित मिलता है। फिर उसके बाद 18वीं सदी में रचित 18वीं सदी में रसामृत द्वारा रचित। फिर उसके बाद आयुर्वेदिक फार्माकोपी ऑफ इंडिया, इन सब का वर्णन जो कि रस शास्त्र के विकास कर्म में अति महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो अब बात करते हैं रस एवं रसायन सिद्धांत का। रस शास्त्र में विभिन्न द्रव्य यानी कि पारस से संबंधित रखने वाले विभिन्न द्रव्यों को रस की संज्ञा दी गई है। रस रत्न समुच्चय के 28/2 नंबर के श्लोक में बताया गया है कि लोह अमृतम कंद विषम सूतम चैति निगद्यते, यानी कि लोह कंद विष पारस को रस की संज्ञा दी गई है। फिर उसके बाद बात करें रसायन क्या होता है, तो रसायन को सारंगधर संहिता के पूर्व खंड के 4/10 नंबर श्लोक में बताया गया है कि रसायनम च तज्ज्ञम यद जरा व्याधि नाशनम, यानी कि रसायन उसे कहते हैं जो कि जरा रोगों को नाश करता है। और उपयुक्त द्रव्य यानी उपयुक्त रस जब अन्य द्रव्यों से मिलते हैं और विभिन्न प्रकार के संस्कारों द्वारा जब उसको पोटेंशिएट कर दिया जाता है तो वहीं रस रसायन का कार्य करते हैं। तो फिर उसके बाद यही रसायन है। फिर उसके बाद गंधक जारण के बाद आयुर्वेद प्रकाश में उल्लेख है कि कोई पारद को मारण विधि से मारित करने के बाद पत्र सेवन से सम गुण द्विगुण गंधक जारण करके जो फल देने वाला हो जाता है, यानी रोगन प्रॉपर्टी इसमें जनरेट हो जाती है। फिर उसके बाद रसायन गुण के लेने के लिए रसायन कर्म के पहले क्षेत्रीकरण यानी शरीर का शोधन करने का विधान बताया गया है। बिना शरीर के शोधन यानी बिना क्षेत्रीकरण के अगर हम रसायन का सेवन करते हैं तो उसमें गुण की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो इसलिए सर्वप्रथम स्नेहन स्वेदन विरेचन कराने के बाद सिद्ध औषधियों द्वारा मनुष्य को रस बीज यानी कि अर्पण करने योग्य बनाया जाता है। इसलिए क्षेत्रीकरण का यही अर्थ होता है कि बॉडी को उस योग बनाया जाए कि वो रस का सेवन करे और अपने बॉडी में एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन कर सके। तो अब बात करते हैं रसेश्वर दर्शन की। भारतीय संस्कृति में दर्शन का अत्यधिक महत्व है। दर्शन का अर्थ होता है देखना। भारतीय संस्कृति में महर्षियों ने षड दर्शन को अनेक प्रकार से विभाजित किया हुआ है और इसका जो अंतिम उद्देश्य होता है वो है मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति यानी कि मृत्यु तथा शरीर के नष्ट हो जाने पर आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना, यानी कि जीवन मृत्यु के चक्र से मोक्ष को प्राप्त कर लेना। फिर उसके बाद मुक्ति उपाय के साधन बताते हुए भैरव जी कहते हैं कि जो हमारा जो शरीर है देवी कर्म युग से बना हुआ है, जो 2 प्रकार से होता है, रस और वायु। और फिर उसका जीवन मुक्ति की इच्छा रखने वाले योगी को चाहिए कि वो पारद गंधक अभ्रक के सेवन से अपने शरीर को दिव्य बना ले। फिर इस रस के संयोग से वो शीघ्र ही अजर अमर हो जाता है और फिर उसके बाद उसका जो चंचल मन को त्याग कर वो मन में ध्यान में स्थित हो जाता है। फिर सभी प्राण को वो एक रूप में देखने लगता है, समाधिस्थ हो जाता है और फिर उसके बाद वो विज्ञान को प्राप्त करता है। यही रसेश्वर दर्शन है। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक जो कि हमारे पीजी 3rd ईयर सिलेबस के हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो कि नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।